प्रिय छात्रों, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक शब्दावली का अध्ययन कर रहे हैं। कुल 5 क्लासेस इसके हो चुके हैं, आज छठा है और आज भी कुछ आर्थिक शब्दावलियों पर हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। आज का जो पहला शब्द है वह है सेमी बोम्बोला। सेमी बोम्बोला का अर्थ क्या होता है कि किसी देश में यदि कुछ आर्थिक समस्याएं उभर करके सामने आती है, किसी देश में यदि आर्थिक समस्या उभर करके सामने आती है और वो आर्थिक समस्या किस प्रकार का हो, तो उसमें काला धन, एक समस्या हो सकती है। दूसरा, मूल्य वृद्धि एक समस्या हो सकती है। और तीसरा कि मुद्रा का प्रसार या कह लीजिए मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, ये समस्या अगर उपस्थित हो जाए किसी भी देश में और इस समस्या के समाधान के लिए रेमेडीज के लिए अर्थशास्त्रियों द्वारा जो प्रस्ताव होता है, यानी अर्थशास्त्री द्वारा जो प्रस्ताव होता है, जो प्रपोजल होता है, उसी प्रपोजल को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी बोम्बोला। सेमी बोम्बोला, ठीक है। तो एक टॉपिक है, एक टर्मिनोलॉजी है कि सेमी बोम्बोला क्या है, कैसा टर्मिनोलॉजी है। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी देश में अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम उभरता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 का विवरण दिया हुआ है कि यदि वो प्रॉब्लम काला धन से संबंधित हो या मूल्य वृद्धि से संबंधित हो, प्राइस राइज से या मुद्रास्फीति से, इन्फ्लेशन से, तो ये सारी की सारी समस्याएं जो है अर्थव्यवस्था के लिए जो है अच्छी नहीं है। अर्थव्यवस्था में बुराइयों को जन्म देती है, असमानता को जन्म देती है, निर्धनता को जन्म देती है, गतिहीनता को जन्म देती है। तो ऐसे में इन समस्याओं का समाधान अनिवार्य है। तो समाधान तो आम आदमी करेगा नहीं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वही करेंगे। तो अर्थशास्त्रियों द्वारा जो प्रपोजल दिया जाता है इन 3 समस्याओं के समाधान के लिए, इसी प्रपोजल को हम लोग सेमी बोम्बोला बोलते हैं। क्लियर? अब दूसरा टर्मिनोलॉजी हम उठाते हैं, तो दूसरे टर्मिनोलॉजी में है ग्रेशम का नियम। मुद्रास्फीति क्या होता है? जब मुद्रा की क्रय शक्ति का अलग टॉपिक है, जब मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाए, यानी जितना उस मुद्रा में जितना सामान खरीदा जा रहा था उसको खरीदने के लिए अधिक मुद्रा की आवश्यकता पड़े, तो ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, हाँ, वैल्यू सा गिर जाता हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि आप 10 रुपये किलो कोई अनाज खरीद रहे थे, अब वही उतना ही अनाज, यानी 1 किलो का अनाज में आपको 15 रुपया लग रहा है। तो अनाज तो आपका वही है, लेकिन जो रुपया है वो ज़्यादा देना पड़ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि उस रुपये के मूल्य में कमी आई है। तो इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये पूरा टॉपिक है, कल हम लोग पढ़े थे इसको ऑब्जेक्टिवली, जो ये हुआ था। तो बीच बीच में पढ़ते रहेंगे, क्लास बजाते तौर पर उसका होगा, उसका लेंगे तो उसका विस्तार से अध्ययन बताया जाएगा। यहाँ आप नहीं समझ रहे हैं तो उसके लिए इतना आपको बता देना ज़रूरी है कि रुपये के मूल्य में जो कमी होती है, यानी उसकी क्रय शक्ति जो घट जाती है,
उसी को हम लोग मुद्रा का मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन ऑफ मनी बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए अगला जो है टर्मिनोलॉजी, ग्रेशियम का नियम। ग्रेशियम का नियम। इसमें क्या होता है कि किसी अर्थव्यवस्था में, किसी अर्थव्यवस्था की मुराद है किसी देश की अर्थव्यवस्था, ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की मुद्रा, दो प्रकार की मुद्रा प्रचलन में हो, यानी चल रहा हो। तो दो प्रकार की मुद्रा का अर्थ क्या हुआ कि अच्छी मुद्रा और बुरी मुद्रा। अच्छी मुद्रा या बुरी मुद्रा, दो प्रकार की मुद्रा का अर्थ यही हुआ। अगर ये दो प्रकार की मुद्रा प्रचलन में हो तो बुरी मुद्रा जो है वो अच्छी मुद्रा पर प्रभावी हो जाती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अच्छी मुद्रा प्रचलन से बाहर हो जाता है, अच्छी मुद्रा प्रचलन से बाहर हो जाता है और बुरी मुद्रा प्रचलित हो जाती है, और बुरी मुद्रा प्रचलित हो जाती है। ठीक है, ये सिंपल सा ग्रेशियम का नियम है कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में, किसी देश की अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्रा दोनों प्रचलित है तो ग्रेशियम का नियम ये कहता है कि अच्छी मुद्रा प्रचलन से बाहर हो जाएगी और बुरी मुद्रा प्रचलित होगी। ये तो एक वेग बात हुआ, आपके मस्तिष्क में सवाल होता होगा कि ठीक है सर, ये हम मान गए कि अच्छी और बुरी मुद्रा अर्थव्यवस्था में प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा प्रचलित रहेगी, अच्छी मुद्रा को बाहर कर देगी। लेकिन सर ये बताइए कि अच्छी और बुरी मुद्रा का अर्थ क्या है? सबसे बड़ा प्रश्न ये हुआ। तो जो मुद्रा सरकार के नजर में, दूसरे शब्दों में जिस मुद्रा को वैधानिक तरीके से प्रचलित किया गया, दूसरे और शब्दों में कह लीजिए कि आपका जो व्यापार या आर्थिक गतिविधि है वो कानूनी प्रावधानों के अनुरूप घटित हो रही है और उससे जो आपकी आय हो रही है, तो इस ढंग से जो आपके पास मुद्रा आ रहा है वो अच्छी मुद्रा है। ठीक है, और बुरी मुद्रा क्या है कि मुद्रा तो है सरकार ही के द्वारा जारी किया गया है, लेकिन वो प्रॉपर गवर्नमेंट रेगुलेशंस का पालन करके आपके पास नहीं आया है। मतलब कि सरकारी नियमों की अवहेलना की गई है आपके पास आने में उसको। दूसरे शब्दों में कि वो एक ब्लैक मनी, यानी उस पर कर नहीं दिया गया है या जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को नहीं अपनाया गया है। जैसे उदाहरण के लिए माना जाए कि आप कोई सामान खरीदते हैं तो सेल टैक्स देते हैं। ठीक है, तो सेल टैक्स देते हैं तो उसमें क्या होता है कि 10 रुपया का सामान है तो आपने मान लिया 1 रुपया सेल टैक्स दिया तो कुल 11 रुपया हुआ, तो 1 रुपया सरकार के खजाने में चला गया और उस 10 रुपये में 2 रुपया आपको लाभ हुआ
तो वो जो है अच्छी मुद्रा आपके पास 2 रुपया है। लेकिन सामान आप बेच रहे हैं, लेकिन वो 1 रुपया सरकारी खाता में जमा नहीं हुआ, तो आप लाभ तो 2 रुपया कमाएंगे। तो आपको 2 रुपया का जो लाभ हुआ वो लाभ वैध नहीं है, क्योंकि उस पर कर आपने नहीं दिया है, तो वो बुरी मुद्रा हो गई, वो अच्छी मुद्रा नहीं हो गई। अब देखिए साहब कि होता क्या है कि व्यापारियों के द्वारा या आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए लोगों के द्वारा अगर सरकारी नियमों का पालन किया जाता है उनके द्वारा, तो इसका अर्थ ये होता है कि उनको सरकार के खजाने में धनराशि जमा करनी पड़ेगी। तो उस धनराशि की वसूली वो तो ग्राहक से ही करेगा। अब ग्राहक से करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके मूल्य वृद्धि हो जाएंगे। अगर कोई व्यापारी ऐसा नहीं कर रहा है तो उसके सामान सस्ते हो जाएंगे, और जो कर रहा है उसके सामान महंगा हो जाएगा। तो जो सरकारी नियम का पालन करके अच्छी मुद्रा से व्यापार कर रहा है उसको घाटा का सामना करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप व्यवहारिक रूप से क्या होता है साहब कि जो बुरा मुद्रा होता है उससे व्यापार ज्यादा अधिक होने लगता है, और जो अच्छी मुद्रा होती है वो बाहर हो जाती है, उससे व्यापार नहीं होता है। बात समझ में आई? तो इसमें एक दूसरे तरीके से भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये तो कर के हिसाब से हुआ। दूसरा एक इसका रूप ऐसे भी है कि मुद्रा के मूल्य के हिसाब से, कि जिस मुद्रा में ज्यादा चीजें जो है वो खरीदी बेची जा रही हो वो मुद्रा ज्यादा प्रचलित होगा, और जिसमें ज्यादा खरीद बिक्री नहीं हो रही हो वो मुद्रा कम प्रचलित होगा। तो ऐसे कंटेक्स्ट में भी हम अच्छे और बुरे मुद्रा के रूप में उसको पहचान सकते हैं। लेकिन मूल रूप से जो पूर्व में हमने बताया ग्रेशम का जो नियम है वो उसी पर लागू होता है कि जिस मुद्रा में टैक्सेशन लागू होता है वो अच्छी मुद्रा होती है, जिस मुद्रा में टैक्सेशन लागू नहीं होता है वो बुरी मुद्रा होती है। और विडंबना की बात यह है कि जब दोनों प्रचलन में होते हैं तो बुरी मुद्रा ज़्यादा प्रचलित हो जाती है, क्योंकि इससे व्यापारियों को अधिक लाभ होता है। क्लियर? तो इसी को ग्रेशम्स का नियम के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आगे है तालाबंदी। क्या? तालाबंदी। इसको इंग्लिश से बोलते हैं लॉकआउट। देखिए, जब तक तालाबंदी को समझना है तो आपको 2 शब्दों को साथ लेके समझना होगा। ठीक है? एक को बोलते हैं हड़ताल। क्या बोलते हैं? हड़ताल। जिसको इंग्लिश से बोलते हैं स्ट्राइक। और दूसरा को बोलते हैं तालाबंदी। यानी लॉकआउट। ठीक है? ये जो किया जाता है हड़ताल, ये श्रमिकों के द्वारा यानी मजदूरों के द्वारा, और ये तालाबंदी जो किया जाता है वो नियोजक द्वारा, यानी जिसने श्रमिक को नौकरी दी है। बात समझ में आ रही है? तो हड़ताल क्यों करेगा? उसकी कुछ मांगे होंगी, और इसके विरोध में जो नियोजक करेगा वो क्या करेगा कि अपनी मांगों को श्रमिकों से मंगवाने हेतु
श्रमिकों से मंगवाने हेतु जब नियोजक अपना कारखाना बंद कर देते हैं, अपना कारखाना स्वयं बंद कर देते हैं, बंद करते हैं, तो ये जो स्थिति का वर्णन किया गया है, ये वाला, इसी को क्या कहा जाता है? तालाबंदी या लॉकआउट। ठीक है। यानी एक तो हुआ हड़ताल। हड़ताल कौन करता है? तो श्रमिक करते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। क्या भाई मांगे उनकी हो सकती हैं? तो वेतन में वृद्धि किया जाए, कार्य के घंटे को घटाया जाए, साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था किया जाए, या स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था किया जाए कि हमारा परिवार को उपलब्ध हो, या ग्रेजुएटी दिया जाए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, या हमारे बाद हमारे लोगों को नौकरी दिया जाए इस कारखाने में, इस तरीके के। तो इस तरह की मांगे होती हैं। तो वो लोग स्ट्राइक कर देते हैं, 1 दिन का, 2 दिन का, इंडिफिनिट, इसके पे पूरा नियम कानून। तो उससे दोनों पक्ष को लॉस होता है। जो नियोजक है उसको भी लॉस होता है, और जो श्रमिक है उसको भी लॉस होता है। लेकिन इसमें करने वाला जो होता है वो श्रमिक होता है, हड़ताल। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी भी आती है कि श्रमिकों के नाजायज डिमांड की वजह से, या बार बार स्ट्राइक करने की वजह से, जो कारखाना होता है वो घाटे में चला जाता है, उसको लाभ नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जो नियोजक होता है, जिसका कारखाना है, जो मालिक है उसका, वो कारखाना क्यों चलाएगा? जब उसको उस कारखाने से लाभ ही नहीं होगा तो क्यों चलाएगा? नहीं चलाएगा। तो वो क्या करेगा? कारखाना खुद बंद कर देगा। ये भी एक कानूनी प्रावधान है। उसमें उसको दिखलाना होगा कि आखिर क्या समस्याएं हमारे पास है। यूं ही किसी को नियोजक अपना कारखाना नहीं बंद कर सकता है, क्योंकि उससे कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, कितना लोग उससे संबंधित है। तो बहुत सारी चीज उसको दिखलाना पड़ता है कि इसलिए हमने बंद किया। तो कारखाना जैसे ही घाटे में जाता है तो उसके लिए वो तालाबंदी कर देता है, लॉकआउट कर देता है, और फिर वो श्रमिकों से डिमांड करता है कि अब तुम लोग मेरी बात को मानो। कारखाना जो है वो घाटे में चल रहा है, इसको फायदे में लाने के लिए तुमको कार्य के घंटे बढ़ाना पड़ेगा, तुमको कोई ग्रेजुएटी नहीं देंगे, तुमको साप्ताहिक अवकाश जितना मिलता है उसको और घटाना होगा। महीना में 4 देते हैं तो अब तुमको 2 ही मिलेगा, 15 दिन पे मिलेगा। ये सब अगर मेरी मांग को मानिएगा तब जो है कारखाना लाभ में आ सकता है, और नहीं मानिएगा तो हम कारखाना बंद कर दे रहे हैं। इस तरीके का एक लॉकआउट हमारे बिहार में हुआ था बहुत पहले, 1977 में, और उसके कारण से कितने, पूरा एक शहर ही समझिए कि वीरान हो गया। और वो शहर कौन था? डेहरी ऑन सोन। डेहरी ऑन सोन में डालमिया नगर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, जिसमें बहुत प्रकार के सामान बनते थे दैनिक उपभोग के। आज भी आप जाइएगा तो उसके अवशेष डेहरी ऑन सोन स्टेशन के ठीक बगल में आपको देखने को मिल जाएगा, स्टेशन ही पर। और डेहरी ऑन सोन जो शहर बसा था वो उसी की वजह से बसा था। लेकिन राजनीति के कारण लोगों ने हड़ताल कराना शुरू किया, तो नियोजक को लॉस होने लगा उस कारखाने से, तो उसने अस्थायी रूप से तालाबंदी कर दी, कारखाना को बंद करके ही भाग गया कि जाओ। तो इस तरीके से सिर्फ ऐसा नहीं है कि औद्योगिक क्षेत्र में सिर्फ हड़तालें ही होती हैं, तालाबंदी भी होता है। और तालाबंदी जब अस्थायी रूप से हो जाता है तो ये पूरे समाज के लिए बहुत हानिकारक होता है।
क्योंकि उस कारखाने से सिर्फ उससे संबंधित जो नौकरी कर रहे लोग हैं वही प्रभावित नहीं होते हैं, पूरा शहर प्रभावित होता है। क्लियर? तो ये है छात्रों तालाबंदी और हड़ताल में डिफरेंस, और दोनों कौन कौन लोग किस किस उद्देश्य से करते हैं। अगला जो टर्मिनोलॉजी है वो है ले ऑफ। चौथा है ले ऑफ ये क्या है कि किसी कारखाना में, कोई कारखाना है, यदि उस कारखाना में उत्पादित वस्तु जो प्रोड्यूस किया जाता है, यदि उस उत्पादित वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, मांग कम होने के बहुत सारे कारण हैं। कम हो जाती है तो इसका परिणाम क्या होता है? इसका एक परिणाम यह होता है मांग कम हो जाने पर कि उत्पादन में कमी करनी पड़ती है। कि क्यों हम बनावे उतना, उत्पादन में कमी, तो घाटा हो जाएगा कारखानेदार को। अब जब उत्पादन में कमी होगी तो इसका एक परिणाम पड़ेगा कि अब वो मजदूरों में कटौती करेगा। यानी जो वहां काम कर रहे थे तो मजदूरों में जो कटौती करेगा, इसी कटौती को हम लोग ले ऑफ बोलते हैं। यानी किसी कारखाना में मंदी के दौर में जब उत्पादन कम किया जाने लगता हो और वैसी परिस्थिति में जो वहां नौकरी कर रहे लोग हों उनको हटा दिया जाए तो इसको ले ऑफ बोलते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये तो एक तरीका हुआ कि जब मंदी आती हो तब। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि तकनीकी प्रयोग के कारण भी ले ऑफ की घटना घटती है। जैसे उदाहरण के लिए कि पहले हाथ से काम हो रहे थे कारखाने में और एक बैग उसके जगह पर मशीन आ गई, तो हाथ से जो काम कर रहे थे 20 लोग काम कर रहे थे और मशीन आई तो उसकी जगह पर 2 ही लोग की आवश्यकता थी। तो बाकी 18 लोगों को तो नियोजक रखेगा नहीं अपने पास, तो या तो उसके कोई दूसरे कारखाना होंगे उसमें विनियोजित करने का प्रयास करेगा और नहीं तो उसको नौकरी से हटा देगा। तो जब नौकरी से हटावेगा तो इसको ले ऑफ बोलेंगे। तो जो ले ऑफ की मूल परिभाषा थी कि यदि उत्पादित वस्तुओं की मांग में कमी आ रही हो और कमी के कारण उत्पादन घट रहा हो तो फिर उतने श्रमिकों या नियोजन इकाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उसमें से कुछ लोगों को जो है नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो जो लोगों को आवश्यकता नहीं रहने पर नौकरी से निकाला जाता है, इसको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लेआउट बोलते हैं। लेकिन ये एक पक्ष हुआ। अब एक नवीन पक्ष उभर करके सामने आया है क्या कि तकनीकी लेआउट भी हो रहा है, ले ऑफ, सॉरी, तकनीकी ले ऑफ भी हो रहा है कि टेक्नोलॉजी जब नहीं आ रही है तो उससे कम लोगों की जरूरत है, तो उसमें भी कारखानेदार या नियोजक जो है वो लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं। कपड़ा के क्षेत्र में ये भी हम लोग के देश में बहुत हुआ। कपड़ा एक अच्छा नियोजन का स्थल था, लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी आई तो कपड़े के बहुत सारे काम जो है सिर्फ मशीनी से होने लगे। रोबोटिक टेक्नोलॉजी ने ले ऑफ के स्थिति को ज्यादा उजागर किया है।
इसी तरीके से आप देखते होंगे कि चिप्स वगैरह बनता है आजकल, बहुत अच्छा मार्केट उसका हो गया है। तो ऐसा नहीं कि अभी बनता था, पहले भी चिप्स बनते थे, लेकिन पहले चिप्स जो है वो हैंडमेड था, यानी श्रमिक लगा हुआ है, बना रहा है उसको, आलू को छील रहा है, धो रहा है, फिर काट रहा है, फिर उसको तल रहा है, कोई पेप उसमें भर रहा है, ये एक प्रोसेस था। अब पूरे के लिए एक मशीन ही आ गया है, जहां उतने इस पोटैटो चिप्स के लिए मान लिया 100 आदमी इम्प्लाई थे किसी कारखाने में, तो घट करके वो 1 दर्जन हो गया। अब 100 लोगों के जगह पर पोटैटो चिप्स के कारखाने में 1 दर्जन यानी 6 ही लोग, सॉरी 12 लोग ही काम करेंगे, बाकी के बाकी जो 88 लोग हैं उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये तकनीकी प्रगति का ये खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। इस तरीके से ले ऑफ जो वर्ड है वो वर्तमान समय में बहुपक्षीय वर्ड है, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है एड वेलोरम। एड वेलोरम ये क्या है साहब? के सामान्य रूप से, सामान्यतः जो करारोपण किया जाता है वो मात्रात्मक किया जाता है। मात्रात्मक का अर्थ हुआ वस्तु पर, ठीक है ना। परंतु जब करारोपण मूल्यानुसार किया जाए तो इसी मूल्यानुसार करारोपण को हम लोग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एड वेलोरम बोलते हैं। एड वेलोरम बोलते हैं। बात समझ में आई? जनरल टैक्स सरकार जो लगाती है वो वस्तु पर लगाती है। जैसे उदाहरण के लिए आपने मोटरसाइकिल लिया तो पर मोटरसाइकिल भाई 5% सेल टैक्स लगेगा, ये सरकार ने तय कर दिया। तो मतलब 1 लाख का आपने मोटरसाइकिल ली तो आपको 5,000 रुपया टैक्स देना होगा। सॉरी, वैसे नहीं, मैंने पर मोटरसाइकिल जो है वो 500 रुपया टैक्स लगेगा पर मोटरसाइकिल पे, ये मात्रात्मक हो गया। अब मोटरसाइकिल कोई अगर 50,000 का है तो भी 500 दिया जा रहा है। अब कोई मोटरसाइकिल जो है 1 लाख का है तो भी 500 भी वो भी टैक्स दे रहा है। अभी मोटरसाइकिल 2.25 लाख का भी चल गया है तो वो भी कितना देगा? 500%। तो मात्रा के हिसाब से जो है, क्वांटिटी के हिसाब से सरकार को लॉस होता है। तब इसको लॉस को खत्म करने के लिए सरकार क्या करती है कि नहीं, हम मूल्यानुसार टैक्स लेंगे, यानी वस्तु जितने की पर है उस मूल्य पर प्रतिशत लगेगा, मात्रा पर नहीं। तब क्या हो जाएगा, कोई 50,000 रुपये का मोटरसाइकिल लेगा तो उसको कितना 2,50,000 रुपये देना पड़ेगा। कोई 1 लाख का अगर लेगा मोटरसाइकिल तो दोनों एक ही मोटरसाइकिल ले रहा है, लेकिन 1 लाख वाला लेगा वो तब उसको 5,000 देना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ कि मोटरसाइकिल उतना ही बिका, लेकिन एड वेलोरम नीति के तहत जो है सरकार को अधिक कर की प्राप्ति हुई। समझ गए? अब अगला जो टर्मिनोलॉजी है वो है
आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज ये आर्बिट्रेज क्या है साहब कि ये विदेशी विनिमय यानी फॉरेन एक्सचेंज का एक रूप है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि इसके अंतर्गत कि एक स्थान पर किसी मुद्रा को कम मूल्य पर लिया जाता है। कम मूल्य पर लिया जाता है। ठीक है, और फिर उस मुद्रा को दूसरे देश में अधिक मूल्य पर बेच दिया जाता है। तो मुद्रा का ये जो एक्सचेंज हुआ विदेशी, यही आर्बिट्रेज कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आप ऐसे ले सकते हैं कि आप यहां इस देश में, भारत में आप नेपाली मुद्रा को लिए। ठीक है, तो भारत में नेपाली मुद्रा को आप लिए तो आपने 100 रुपया भारत का दिया तो नेपाली मुद्रा 200 आपको मिल गया, यानी जस्ट डबल। ठीक है, अब नेपाली मुद्रा को फिर नेपाल ले जाकर के बेच रहे हैं तो पता चला कि 300 रुपया मिल गया आपको उसी नेपाली मुद्रा का, उसका वैल्यू इतना हो गया, तो ये आर्बिट्रेज कहलाएगा। एक और एग्जांपल ये तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे उदाहरण के लिए डॉलर आप अमेरिका में जाकर के लिए तो वहां जो है 20 रुपया में ही आपको $1 मिल गया। अब उस डॉलर को लेकर के आप इंडिया चले आए तो वहां $1 आपने कितना मिल गया था? 20 रुपया में। अब इंडिया आप लेके चले आए तो इंडिया में $1 का वैल्यू जो है 80 रुपया है। तो आप अगर इंडिया में बेचेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 20 ही मिलेगा, 80 रुपया मिलेगा। तो इसका मतलब कि उस मुद्रा से आपने लाभ कमाया। तो मुद्रा से जो लाभ विनिमय में किया जाता है, एक्सचेंज में किया जाता है, उसी को आर्बिट्रेज बोलते हैं। तो इसका स्नैप खींच लीजिए, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं।